साइबर क्राइम एक ग्लोबल इशू है, ये डिजिटल वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिस्क है। और जहाँ तक इंडिया की बात करें तो साल 2021 में ही 14 लाख से ज़्यादा साइबर क्राइम रिलेटेड केस दर्ज हुए हैं। और बात करें साल 2023 की तो साल 2023 में तकरीबन 168.5 करोड़ तक रुपए लोग गंवा चुके हैं धोखेबाजी, जालसाजी में, ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर और आप तमाम का इस्तकबाल करती हूं प्रोग्राम लीगल एडवाइस में। शाइस्ता, आपने बिल्कुल सही कहा कि साइबर क्राइम से रिलेटेड जो मालूमात है वो लोगों तक नहीं पहुंची है। बिल्कुल। और इसीलिए जो है लोग अक्सर साइबर क्राइम का शिकार होते हैं, और जब वो इसका इजी टारगेट बन जाते हैं तो वो सोच में पड़ जाते हैं इसका सल्यूशन क्या है, इससे निपटा कैसे जाए। बिल्कुल अब्बास, और हम आज अपने इस खास एपिसोड में इन तमाम उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो कि अक्सर हमें और हमारे नाजरीन को साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम सिक्योरिटी से लेकर जो हो जाती है वो बेशक बहुत ही कम मालूमात की बिना पर होती है। अक्सर लोग इन उलझनों में होते हैं कि अब हम इसमें फंस गए हैं तो हम इसे क्या करें, कैसे बाहर निकले, कहाँ जाएं, कैसे कंप्लेन करें, वगैरह वगैरह। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साइबर क्राइम सिक्योरिटी एक्सपर्ट मिस्टर धर्मेंद्र। तो आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करें। सर का तारुफ हम करवा दें कि Mr. Dharmendra has an experience of more than 10 years in IT sector. He established Suyash Computer Training Service at Thane. He is a graduate with various certifications in IT and IT security. He had given consultancy service to Mumbai Cyber Lab, a joint initiative of Mumbai Police and NASSCOM, as a project manager in the year 2008 and 9. He imparted the training of networking, cybercrime investigation techniques, mobile-related crimes investigation technique, financial frauds, wireless networking crimes, etc. More than 2,000 Mumbai police officials ranking from constables, sub-inspectors, assistant police inspectors and senior police inspectors etc. have been trained by him. Being a certified security professional, he holds an expertise in ethical hacking, information security and cybercrime investigation. He solved numerous cybercrime cases of government and private organizations in the areas of Thane, Mumbai and Navi Mumbai. He is a cyber expert advisor to many IT and non-IT firms. He also helps new IT security professionals to tackle with the cybercrime cases. So let's welcome Mr. Dharmendra Nalawade sir at our show. अब्बास, इससे पहले कि हम सर के साथ अपने सवालात की बौछार करें, उससे पहले हम अपने नाजरीन को बता दें कि आज के हमारे इस साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में कौन कौन से सवालात हैं जो कि हम सर के सामने रखने वाले हैं। साइबर क्राइम्स क्या है और ये ट्रेडिशनल क्राइम से कैसे डिफर करते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज मटेरियल क्या होते हैं। व्हाट इज साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग एंड ग्रूमिंग। ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन, फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड फ्रॉड होते क्या हैं। इम्पर्सोनेशन और डेटा थेफ्ट क्या होता है। इन सब क्राइम्स में फंस जाने के बाद एक आम आदमी के कितने चांसेस होते हैं इनसे बाहर आने के लिए। अगर कोई शख्स साइबर क्राइम का शिकार हो जाए तो वो कहां और किस तरह से शिकायत दर्ज कर सकता है। ओके, तो फिर हम जो है अपने तमाम सवालात के जवाबात लेंगे। सर, अक्सर हमने देखा है कि पुराने ज़माने में जो है वो डकैतियाँ हुआ करती थी और पैसे चुराया जाता था। तो इस ज़माने में क्योंकि ये मॉडर्न ज़माना है और डेटा और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई है, तो आज क्योंकि अक्सर कहा जाता है मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सोल्यूशन। बिल्कुल। तो इस मॉडर्न ज़माने में जो क्राइम्स होते हैं वो ट्रेडिशनल क्राइम से किस तरह डिफर करते हैं। ओके, साइबर क्राइम में क्या होता है कि साइबर क्राइम ये एक वर्चुअल क्राइम है जी। अभी जो हम लोग पहले जो ट्रेडिशनल क्राइम थे और साइबर क्राइम जो है, इसमें डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनल क्राइम्स में आपको आई विटनेस की ज़रूरत पड़ती थी। बिल्कुल। जैसे ये साइबर क्राइम में आई विटनेस की ज़रूरत नहीं होती है, ये हम कहीं से भी कर सकते हैं। और जो ट्रेडिशनल क्राइम था उसके लिए प्लेस, आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन, एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, लोग होनी ज़रूरी होती है आपके साथ रेड हैंडेड आपके हाथ में कुछ मिलना या फिर आपके शर्ट या फिर आपका जो भी कुछ है एक एविडेंस लगता था। वैसे साइबर क्राइम में भी हम एविडेंस फाइंड करते हैं बट वो ऑनलाइन होता है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, इसमें ये डिफरेंस होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि साइबर क्राइम में आई विटनेस नहीं होता। अच्छा, यानी कोई उस वाकये का गवाह नहीं होता है। यस। फिजिकल सबूत नहीं होता है जिसकी वजह से हम जो है कह सकें कि इस सबूत की बिना पर ये शख्स जो है चोर है या इस शख्स ने जो है हमारे साथ किसी तरह की चीटिंग की है। तो साइबर क्राइम में जो है किसी का पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर कोई विटनेस नहीं है तो फिर
कैसे जो है हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक क्राइम हुआ है? राइट, तो देखिए हम लोग जो भी इंटरनेट पे करते हैं, साइबर क्राइम मतलब ऐसा होता है कि हाँ आप घर पे बैठे हो और आप कुछ सर्च करते हो, कुछ डिलीट करते हो, या फिर आप कुछ नया क्रिएट करते हो, तो जो भी आप करते हो ना, तो उसको एक वर्चुअल लोकेशन पे करते हो। मतलब लोकेशन तो होता है, तो उसको अलग अलग नाम देते हैं हम लोग, जैसे कि IP है, VPN है, बहुत कुछ चीज़ें अलग अलग है। तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि आपने ये चीज़ क्या की, कहाँ से की। फिर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लोगों को मतलब साइबर चोरों को लगता है कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा अगर मैं किसी के दूसरी का IP यूज़ करूं, मैं कहीं पर्टिकुलर दूसरे का ऐप यूज़ करूं तो मुझे ट्रेस नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। बट ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी ऑनलाइन करते हो ना, तो उसके ऊपर जो भी चीज़ आप करते हो उसको हम लोग डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं। ओके। तो आप बिना डिजिटल फुटप्रिंट के ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे घर पे बैठकर कोई वीडियो देख रहा हूँ तो उसका भी IP एड्रेस मौजूद रहेगा? यस, आपने अगर वीडियो देखा, आपने अगर कोई ऐड देखी, वो भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हुई। अगर आपने ऐड देखी तो भी रिकॉर्ड हुआ, अगर आपने किसी को सर्च किया वो भी रिकॉर्ड हुआ। इवन आप अगर ट्रैवल करते हो, अगर आप फ़ोन पे आप देखोगे तो हम ये भी बता सकते हैं कि आप 5 साल पहले कहाँ पर ट्रैवल किया। लोकेशन ट्रैक की जा सकती है, हाँ, पास्ट की भी। यस, और Okay. होती है, रोज की होती है आपकी ट्रैक। ओके, तो यानी हम हिस्ट्री से जो है पता लगा सकते हैं और लोकेशन से जो पता लगा सकते हैं कि एक साइबर क्रिमिनल जो है वो कहाँ से बैठा है और वो क्या क्या चीज़ें कर रहा है। सर, ये तो हमें मालूम पड़ गया कि ये जो दुनिया है, ये जो क्राइम वर्ल्ड है, ये बहुत ही डार्क है और हम डार्क वेब के बारे में भी बहुत सुना करते हैं कि यहाँ से जो है तमाम जो क्रिमिनल्स हैं या क्राइम्स हैं बहुत ज़्यादा यहाँ से देखने को मिलता है। इसी डार्क वेब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, जिसके लिए कहा जाता है कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है फीसद इस क्राइम के जो है हमें यहाँ से प्रोडक्शन जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की इंडिया में इसका हब है। तो इसके रिलेटेड हमें बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये आखिर होती क्या है और सेक्सुअली अब्यूसिव मटेरियल, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं? देखिए नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी होता है, उसमें छोटे छोटे बच्चों को टारगेट किया जाता है। अच्छा। अभी छोटे बच्चों को टारगेट करने के लिए क्या मीडिया हो सकता है? तो नॉर्मली होता है कि उनका व्हाट्सएप है, या फिर उनके फेसबुक प्रोफाइल्स है, या फिर इंस्टाग्राम है। तो क्या होता है ना कि हर एक चीज़ आजकल लोग इंटरेस्ट शो करते हैं। अच्छा। कि अगर मैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पे कोई इंटरेस्ट शो करता हूँ, तो उस इंटरेस्ट से ही वो पर्सन आपके पास आता है। और सर बच्चे जो है वो इजी टारगेट होते हैं, बहुत जल्दी गेन करते हैं और ट्रस्ट किसी उसके का। साथ बच्चों से बहुत सारी गलतियां होती है, क्योंकि उनको सिर्फ ऐप इंस्टॉल करना मालूम होता है, उसकी प्राइवेसी सेटिंग या फिर उसकी सिक्योरिटी सेटिंग उनको मालूम ही नहीं होती है। दे जस्ट नो हाउ टू यूज इट, उसकी सिक्योरिटी उनको मालूम नहीं है। तो क्या हो जाता है कि सामने वाला जो भी चोर है या फिर साइबर क्रिमिनल है, वो क्या करता है कि उसको, उस बच्चों को टारगेट करने के लिए सबसे पहले आपको सोशल मीडिया का यूज़ होगा। अच्छा। या फिर आपको कोई इमेज आएगी, या फिर आपको कोई व्हाट्सएप पे लिंक आ सकती है। उसके ऊपर क्लिक करने से आपके फ़ोन में बहुत कुछ होता है। मतलब ये सिर्फ मैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में ही नहीं बोल रहा हूँ, और बहुत कुछ चीज़ें उससे हो सकती है। जी। और शाइस्ता आपने कहा था कि डार्क वेब है। जी। हमने सुना है कि क्रोम जो है इट इज़ जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग। जी। तो यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि VPN का क्या रोल है हमारे IP एड्रेस को छुपाने में, और ये डार्क वेब होता क्या है बेसिकली? डार्क वेब में एक्चुअली ऐसा होता है कि आप सबकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं सेल की जाती है। अच्छा। और हम लोग जो भी इंटरेस्ट शो करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं, जैसे हमने कोई ऐप डाउनलोड किया और उस ऐप के अंदर हमने ईमेल आईडी से लॉगिन किया, या फिर हमने एक सर्टेन एक यूज़र नेम पासवर्ड हमने क्रिएट किया। अभी हमें ये नहीं मालूम है कि ये ऐप का सर्वर कहाँ पर है, ये ऐप कहाँ से हमारे पास आया हुआ है। हमने जस्ट प्ले स्टोर के ऊपर एक ऐप डाउनलोड कर दिया, उसके ऊपर मेरा ईमेल आईडी से मैंने लॉगिन कर दिया, मेरे ईमेल आईडी की पासवर्ड, मेरे सब डिटेल मैंने उसको दे दिए। मुझे ऐप का काम हो गया, मैंने वो उसको निकाल दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, और उसके बाद में मैं निश्चिंत रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा, या फिर वो ऐप मुझे मेरे तक नहीं आएगा। बट आपको मालूम नहीं होगा, अगर आप आपके फ़ोन में अगर देखोगे, आपने 10 साल पहले, 5 साल पहले वो ऐप अनइंस्टॉल किया है ना, तो वो आपके लिस्ट में होता है। अगर आपको देखना है तो आपको मैं एक टेक्निक बताता हूँ कि आप प्ले स्टोर में जाइए, जहाँ पर ऐप इंस्टॉल करते हो आप, वहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप दिखाए रहेंगे, और उसके ऊपर ही आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको दिखेगा कि अनइंस्टॉल्ड ऐप। अनइंस्टॉल्ड ऐप में क्या होता है कि आपने जो ऐप अनइंस्टॉल किए और आपको लगता है कि मेरे मोबाइल में नहीं है, वो ऐप वहाँ पर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे अक्सर हमने देखा है कि इन केस मैं प्ले स्टोर या कोई ऑथेंटिक वेबसाइट से मैं अगर ऐप डाउनलोड ना करूँ
اور میں کوئی بھی ایری گیری ویب سائٹ سے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں تو مجھے ایپ ڈاؤن لوڈ بتاتا ہے لیکن اپنے لسٹ میں نہیں بتاتا ہے, یا وہ اپنے آپ کہیں چلا جاتا ہے. تو ایسے ایپس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ کیوں نہیں بتاتا ہے؟ بیکاز آپ نے جو بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کیا وہ APK فائل تھی, ٹھیک ہے, وہ APK فائل تھی, وہ فائل آپ کے موبائل میں آئی, آپ نے انسٹال کی, اور اس کے بعد میں اس کے اندر آپ جو بھی فنکشنز کرتے ہو وہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ فنکشنز کرتے ہو اس سے کچھ چیزیں, جیسے کہ اگر آپ کوئی موبائل میں آپ اگر ٹائپ کرتے ہو تو وہ کی اسٹروکس کہیں نہ کہیں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. جیسے اگر میں نے لکھا کہ مطلب ہاؤ آر یو, تو وہ کاؤنٹ ہو سکتا ہے, وہ کسی کو دکھ سکتا ہے. یا پھر آپ نے اس ایپ کے دوارا اگر کوئی آپ سرچز کرتے ہو یا پھر آپ کوئی یوزر نیم پاسورڈ لاگ ان کرتے ہو تو وہ کسی کو دکھ سکتا ہے. اوکے. اور یہاں پہ آپ کہہ رہے تھے کہ کروم میں جو ہسٹری ہوتی ہے ہماری, تو کیا یہ کلیئر کرنے پہ سچ میں کلیئر ہو جاتی ہے یا آلریڈی اسٹورڈ رہتی ہے؟ مائی نیکسٹ کوسچن واز دیٹ اونلی سر. جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی ایپ اگر ہم نے آج سے 4-5 سال پہلے بھی اسے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور پھر جو ہے فار ایگزامپل ہم نے کوئی آن لائن شاپنگ ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے آئی گاٹ اریٹیٹڈ, میں نے اسے ان انسٹال کر دیا, میرے خیال سے وہ جو چیزیں وہ ختم ہو چکی, لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ وہ چیز ختم نہیں ہوئی ہے. دس از ویری ہاریفائنگ. کروم کی ہسٹری جاتی کہاں پہ اگر ہم کلیئر میں مار دیں؟ دیکھیے کروم میں ہم لوگ جو ہسٹری کلیئر کرتے ہیں وہ یوزر انٹرفیس ہے, مطلب آپ کے سیفٹی کے لیے ہے, آپ کو ایڈ نہیں آنا چاہیے یا پھر آپ کو جو بھی اپنے سرچز کے اس طریقے کے واپس آپ کو امیجز یا پھر آپ جو بھی ہے ویب سائٹ آپ کو دکھنی نہیں چاہیے. بٹ دیکھیے کروم ایک سرور ہے, اس کے اوپر آپ جو بھی نوٹ کرو گے وہ آٹومیٹکلی سیو ہوتا ہے. اگر لا انفورسمنٹ ایجنسی چاہے تو وہ آپ کی ہسٹری منگوا سکتی ہے. ایون آفٹر کلیئرنگ سرچ ہسٹری. یس, اٹ از فار یو. یہ ہماری تسلی کے لیے کلیئر, بٹ فار لا آپ کے اوپر ایک یہ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیے اگر آپ گوگل پہ ٹائپ کرتے ہو google.com آٹومیٹکلی کنورٹس انٹو google.co.in, مطلب آپ ان کو معلوم ہے کہ آپ کہاں پر بیٹھے ہو. جی سر, زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ ہم اگر بات کریں سائبر کرائمز کی تو اس میں جو ہے ہماری انڈیا کی 2 بڑی پاپولیشن ایسی ہے جس کو ٹارگٹ ہمیشہ کیا جاتا ہے. ایک ہے ہماری ٹین جس کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ انہی موبائل فونز, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ, جیسے آپ نے کہا فیس بک, واٹس ایپ اور انسٹاگرام اینڈ یو نیم اینڈ دے آر دیر, تو اس پہ گزر رہا ہے. ایک ہماری پاپولیشن ایسی ہے جو کہ آج تک سوشل میڈیا سے اتنی فرینڈلی نہیں ہو پائی ہے, تو ان کے بھی چانسز ہوتے ہیں زیادہ پھنس جانے کے اور ان کے بھی چانسز ہیں کیونکہ یہ دن رات ہیں. تو ایسے میں ہمیں بتائیں کہ یہاں پر جو ہے ہمارے ساتھ یہ سائبر بلنگ جو ہو رہی وہ کیا ہے, سائبر اسٹاکنگ جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے نا, میں آپ کو ایک دم بیسک سے بتاتا ہوں. اگر ہم لوگ ایک فون لیتے ہیں تو ہم لوگ نے کسی فون کا ٹریننگ نہیں لیا ہوا ہے. اس فون میں ہم کو کیا ٹائپ کرنا چاہیے, کہاں پر ٹائپ کرنا چاہیے, وہ فون ہمارا کیا ریکارڈ کرتا ہے, کیا نہیں ریکارڈ کرتا ہے, کبھی ہم دیکھتے ہی نہیں اس کے پاس. جی سب سے امپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں. ابھی کیا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی ٹائپ کرتے ہو, کوئی بھی اپلیکیشن پہ جاتے ہو اور اگر اس کے اندر یوزر نیم پاسورڈ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کو ایک دھیان میں آ رہے گا کہ ایک SMS آتا ہے لاگ ان یا پھر OTP, جی آٹومیٹکلی آپ کا جو گوگل اکاؤنٹ ہے اس کو فیچ کر لیتا ہے اور فیچ کرنے کے بعد ہی وہ آگے جاتا ہے. جی اگر یہ سوچیے اگر آپ کے ایسے فنکشنز آن رہیں گے تو کوئی بھی اگر OTP آتا ہے تو ایزیلی وہ فیچ کر سکتا ہے گوگل اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ. یس, گوگل اکاؤنٹ سے وہ فیچ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا OTP آیا کبھی اور سامنے کے ویب سائٹ نے لیا کبھی. اور سر یہاں پہ آپ کہہ رہے ہو کہ گوگل اکاؤنٹ سے آپ کی انفارمیشن بھی فیچ ہو جاتی ہے, تو اکثر ہم یہ کرتے ہیں گوگل اکاؤنٹس پہ کہ ہم سیف پاسورڈ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پاسورڈ ریممبر کرنے کی کوئی ضرورت نہ پڑے, تو ہمارے جو جتنے بھی پاسورڈ اپنے گوگل اکاؤنٹ پہ سیو کرے تھے سب اس کے پاس چلے جاتے ہیں. یس, کیسے دیکھیے ابھی اس کے اندر آپ گوگل سے کروم میں اگر جاؤ گے تو اس کے اندر پورے پاسورڈ آپ کے سیو ہوتے ہیں. جی بالکل. ابھی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا آلسی بیہیویئر ہوتا ہے کہ میں کیوں OTP آیا تھا ڈائریکٹلی اس کو وہ فیچ کر رہا ہے تو میں کیوں کچھ کروں. بٹ سمجھ لو کہ آپ سوئے وہ ہو اور آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر رہا ہے اور آپ کو ایک SMS آیا تو آٹومیٹکلی سسٹم کین کیچ اپ. سو آپ کو ایک آٹو فل کر کے آپشن ہوتا ہے جو گوگل کروم میں ہوتا ہے, وہ بند کرنا چاہیے. وہ اگر بند کر دو گے تو آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا, کوئی بھی SMS یا پھر OTP آپ کو آتا ہے نا تو آپ کو وہ دیکھ کر ٹائپ کرنا ضروری ہے. اگر وہ ٹائپ نہیں کرو گے تو وہ آگے نہیں جائے گا.
इससे क्या हो जाएगा, आप बच सकते हो उससे। यहाँ हमारा आलस जो है कई Yes. ज्यादा नुकसान को दूसरी बढ़ावा बात ऐसे देगा। होता जी। है कि अगर हम लोग गूगल पे जाते हैं तो जैसे अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि जैसे भी मेरी एक वेबसाइट है तो मेरा नाम मैंने टाइप कर दिया, या फिर कोई बैंक की वेबसाइट है जस्ट नाम टाइप कर दिया, जो फर्स्ट में आएगा हम उसको क्लिक करते हैं और आगे चालू हो जाते हैं। जी। हम ये नहीं देखते हैं कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसका HTTPS वेबसाइट है, अगर आपकी फाइनेंशियल वेबसाइट है तो HTTPS है क्या। अगर देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक लिंक आया और आपको बोला गया कि ये अमेज़ॉन पे कोई टी शर्ट है या फिर कोई प्रोडक्ट है, ये जी। इतने में नहीं इतने में मिल रहा है, जी। तो आप थोड़ा सा खुश हो जाते हो, उसके ऊपर क्लिक कर देते हो। क्लिक करने के बाद में एक्चुअल आप देखोगे कि वेबसाइट एक्चुअल जो थी वही ओपन हुई, आपने जैसे है वैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाती है। बट जब भी आप पेमेंट करते हो या फिर आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हो तो उस टाइम का जो वेबसाइट होता है ना वो अलग होता है। यहाँ पे सर उसको आपको phishing बोलते जी, हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि यही चीज़ हमारे एक रिलेटिव के साथ हुई थी। उन्हें एक मैसेज आया था डीमार्ट की वेबसाइट से। ओके। अब यहाँ पे उन्होंने क्लिक किया और पूरी 10,000 की शॉपिंग की, पेमेंट भी कर दी, ना सामान घर पे आया, उसके बाद ना उस Oh वेबसाइट my का कुछ God. अता पता Yes. चला। Oh my तो God. वो क्या हो जाता है, मैंने वही बोला कि जी। आपको उसको वो फिशिंग अटैक बोलते हैं। मतलब जैसा वेबसाइट दिखता है वैसे ही आपको लिंक भेजा जाता है। लिंक सब वेबसाइट जब भी आप ओपन करोगे तो वो वेबसाइट एकदम ओके होती है, जैसी ऑफिशियल वेबसाइट है वैसे ही दिखेगी आपको। उसके बाद में जब आप उसके अंदर पेमेंट करोगे, ऐड टू कार्ट करने के लिए पेमेंट करोगे, तो पेमेंट करने के टाइम जो वेबसाइट आएगी या फिर जो भी URL रहेगा तो उस टाइम आप देखोगे तो वहाँ पर HTTPS नहीं होता है, ये कोई अलग ही वेबसाइट तो होती ये है। फेक वेबसाइट और जेन्युइन वेबसाइट में डिफर कैसे बताता किया हूँ जाए? मैं। जी। कैसे होता है कि हम लोग मोबाइल खरीदते हैं ज़्यादातर, अभी देखिए ये जो अपन ये मैंने बताया, ये हम लोग जब डेस्कटॉप पे करते हैं ना तो इजीली वी कैन व्यू कि इतने HTTPS HTTP, बट जब हम मोबाइल में करते तो हम इतना देखते नहीं है, तो उसके ऊपर ना कुछ भी नहीं देखते और हम जी। लोग डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं। ओके। बट अगर आपको इससे बचना है तो आपको आपके मोबाइल में एंटीवायरस यूज़ करना ज़रूरी है। अगर आप एंटीवायरस यूज़ नहीं करोगे तो वो डिफाइन नहीं करेगा कि ये कौन सी वेबसाइट है, ये स्कैम वेबसाइट है या फिर क्या है। मतलब देखिए अगर हम 15,000 का मोबाइल लेते तो हम 200-250 रुपये का एंटीवायरस खरीद सकते हैं। ओके ओके। तो यहाँ पे सर ने एक बात की कि HTTPS ये देखना काफ़ी ज़रूरी है कि जेन्युइन वेबसाइट है या नहीं। तो सर मैं जानना चाहता हूँ ये HTTPS जो है ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है किसी वेबसाइट के लिए, जेन्युइन होने के लिए? HTTPS क्या होता है, वो इनक्रिप्ट कर देता है। जैसे कि अगर मैंने कोई वेबसाइट पे डेटा लिख दिया तो वो वेबसाइट पे जब डेटा फ्लो होता है तो वो फ्लो होने के टाइम क्लियर टेक्स्ट में डेटा फ्लो होता है, और जब HTTPS से डेटा फ्लो होता है ना तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। ओके। जो ओके। फैक्टर ऑथराइजेशन Yes. बोलते हैं जिसे, ये तो S है तो यानी सिक्योर है, Yes. S है तो सेफ है, और S है तो आपका डेटा जो है या लिंक जो है वो सही है। तो इतना जो है हमारे नाजरीन को, अगर आप ज़्यादा भी इसके इन डेप्थ नहीं समझ पा रहे, लेकिन ये बहुत ही सर ने जो है बहुत ही अहम मालूमात हमें दी है कि कोई भी लिंक जो हमें हमारे फ़ोन पे दस्तियाब होती है उसमें HTTP अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ रुक जाइए, वहाँ बिल्कुल भी जो है आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप करोड़ों रुपए जो है वो लॉटरी में जीत चुके हों। लेकिन अगर वहाँ पर S है तो यानी वो सिक्योर है, अगर S नहीं है तो वो सिक्योर नहीं है। इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए। सर जैसे कि हमने आपने बताया कि ये इस तरीके से जो है ये HTTPS के तरीके से जो है लोग फिशिंग में आ जाते हैं और इसे हम साइबर फिशिंग कहते हैं। साइबर बुलिंग क्या होती है सर, और ये स्टॉकिंग वगैरह क्या होती है? साइबर बुलिंग में आपको ऑनलाइन हैरेसमेंट करना, आपको ऑनलाइन मतलब कुछ भी, जैसे आपने कुछ अच्छा किया तो देखिए इसमें फ़र्क होता है जी। कि अगर आप मेरा कुछ चीज़ है और मैं ऑनलाइन हूँ, तो अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ क्रिटिसाइज करके बताएं या फिर आपको लगता है कि मुझे कुछ बताना है जो जी। कुछ मेरा गलत हुआ है, जी। तो वो बताना ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ ओके। ओके। बट अगर ऐसा हुआ कि आपने उसको कुछ गलत लिख दिया, जी। मतलब जैसे कि किसी ने गाली लिख दी, किसी ने कुछ और वहाँ पर लिख दिया, तो जी, ये चीज़ जी। गलत होती है, तो उसको हम लोग बुलिंग बोलते हैं। तो अगर कोई शख्स मुझे यानी ऑनलाइन जो है गालियां दे रहा है या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा सकता हूँ साइबर बुलिंग केस में? देखिए पुलिस के पास आपको तभी जाना है जब भी वो पर्सन आपको बहुत ही हैरेस करता है, ओके। या फिर आपको वर्चुअली जैसे फ़ोन से हो या व्हाट्सएप से हो, अगर आपको कुछ गलत चीज़ें आपको बोलता है तो। गेम खेलने में तो एक्चुअली ऐसा हो जाता है कि गेम खेलने पर वो अगर सामने
وہ पर्सन आपसे अब्यूसिव बात करता है तो आप उसको रिपोर्ट कर दो या फिर बैन कर दो, आप उससे मत खेलिएगा। जी जी, आजकल काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर जो है ये एक ऑप्शन ज़रूर दिया रहता है कि इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस ऑब्जेक्ट एज इन, आपको जो है ये सही नहीं लग रहा है तो आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, आप उसको जो है ब्लॉक कर सकते हैं, आप इसको मतलब ये तरीके दिए हुए। इसके बावजूद भी अगर जो है बुलिंग आपके साथ नहीं रुक रही है तो आपका कहना है कि हम जाके तब हम कंप्लेन कर सकते हैं, तब उस शख्स के खिलाफ हम ले सकते हैं कोई एक्शन। लेकिन शाइस्ता हमने ये देखा है कि ये तो गेमिंग की बात हो गई और एक टीन एज की बात होगी, लेकिन जब इंसान बड़ा होता है और दे गो इनटू रिलेशनशिप्स और तब ब्रेकअप वगैरह होता है तो यू नो एक पर्सन जो है इस सदमे को झेल नहीं पाता तो वो स्टॉक करता है किसी को, तो ये साइबर स्टॉकिंग होता क्या है? साइबर स्टॉकिंग में वही होता है कि जैसे अगर आपको कोई धमकी देता है, डिफेमेशन की धमकी देता है कि मैं बदनाम कर दूंगा आपको, आपकी कोई फ़ोटोज़ है मैं वायरल कर दूंगा, या फिर आपके सोशल मीडिया पे कुछ फ़ोटो आपने, जैसे कि आजकल लोगों को वो आदत होती है कि कुछ भी करो तो इंस्टेंटली वो व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे वो अपलोड कर देते हैं स्टेटस। यस, तो क्या हो जाता है ना, किसी किसी का मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि लोग इंटरेस्ट शो करने की वजह से उनको प्रॉब्लम्स आते हैं। एग्जाम्पल जैसे अभी आपने बताया कि वो डिफेमेशन क्यों करेगा, जैसे अगर वो आपका एक्स है और उसने उसके साथ तो आपके फ़ोटो ही होते ही हैं, बट क्या हो जाता है कि वो अगर उसके मन में ऐसा आता है कि गलत है और वो आपको अगर ऐसा कुछ ऑनलाइन आपको धमकी देता है या फिर ऑनलाइन आपको लिखता है या फिर वो कोई भी मीडिया से अगर आपको लगता है कि वो गलत है, एट दैट टाइम यू कैन रिपोर्ट टू पुलिस। मिसाल के तौर पे यानी यू कम बैक अदरवाइज आई विल रिलीज योर फोटोज एंड दिस इज, मतलब वो एक धमकी हो गई ऑनलाइन कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा करूंगा। ओके, मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है मैं ऐसे रिवील कर सकता हूँ, आपको जो है यानी डिफेम कर सकता हूँ और आपकी जो भी है कंप्लेन हम जो है दिखा सकते हैं लोगों को, तो ये साइबर स्टॉकिंग है और इसके खिलाफ जो है हम कंप्लेन कर सकते हैं। सर इसी तरह आपने जैसे बताया कि हम जो है बड़े आदी होते हैं ऑनलाइन पर और अपनी तमाम जो भी आज की रोज़मर्रा की चीज़ें हो रही हैं हर चीज़ों को डालने के वगैरह वगैरह, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस, कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं सर साइबर स्टॉकर्स के लिए या साइबर क्रिमिनल्स के लिए हमारी इंफॉर्मेशन जो भी सोशल मीडिया पे मौजूद है उससे हमें हैरेस करने के लिए? देखिए बहुत से चांसेस होते हैं और केसेस में ऐसा होता है अलग अलग लोग होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत से लोगों को आदत होती है कि जैसे अभी कोई इवेंट है या फिर कहीं पर मुझे आज पिकनिक है तो मैं 5 दिन के बाद अगर मैं पिकनिक जाने वाला हूँ तो मैं अभी से लिखने लग देता हूँ कि 5 days to go, 4 days to go, काउंटडाउन बिगिंस, रिफ्रेशिंग के लिए मैं रुका हूँ, ऐसा बहुत कुछ लिखते हैं। और ऐसा हो जाता है कि एक आध दिन वो फेसबुक पर जब भी वो वहाँ पर पहुँच जाता है उस टाइम वो अगर प्लेन से जाता है, बस से जाता है, किसी भी मोड से जाता है तो वो पूरा मैप वहाँ पर पेस्ट कर देता है और वहाँ पर लिख देता है कि एंजॉइंग विद फैमिली, और ऐसा कुछ लिखने के बाद में क्या होता है ना कि जो आपके फ्रेंड लिस्ट में लोग होते हैं या फिर आपको आपके स्टेटस देखने वाले लोग हैं या फिर आप जो ग्रुप में हो, आपने जितने भी जगह पोस्ट की वहाँ पर सभी लोग आपके हितचिंतक नहीं है, तो लोगों को मालूम पड़ता है कि आप घर पे नहीं हो। यानी इनविटेशन दे रहे हैं कि आप इनविटेशन देते हो कि मैं घर पे नहीं है, मेरे घर पे मैं विद फैमिली बाहर हूँ, तो इसमें से आप क्या आपको सोचना चाहिए कि मैं कौन से फोटो कहाँ के कौन सी सिचुएशन के फोटो मैं पोस्ट करूँ और क्यों करूँ। आप जब भी ऑनलाइन मीडिया पे काम करते हो या फिर आप उसको यूज़ करते हो तो उसका यूज़ कैसा होना चाहिए। अगर मैं फेसबुक पर लिखता हूँ कि देखिए अभी बहुत से ऐसे फ्रॉड होते हैं कि छोटे छोटे जो पपीज़ होते हैं, छोटी छोटी बिल्लियाँ होती है, तो उनके इमेजेस डाल देते हैं पेज पर फेसबुक के, और उनका टारगेट होता है कि जो छोटे छोटे जो स्कूल के या फिर टीनेजर्स होते हैं ना, उनके मन में थोड़ी भावनाएं ऐसी होती है कि चलो मैं उसको अडॉप्ट कर लूँ। और वहाँ पर लिखा रहता है कि अगर किसी को ये पपी चाहिए तो आप ये नंबर पे क्या कीजिए, कॉल कीजिए। तो बहुत से बच्चे होते हैं ना, तो वो अकेले नहीं जाते, कॉलेज स्टूडेंट या फिर स्कूल स्टूडेंट, वो अकेले नहीं जाते, वो एक साथ 2-3 लोग जाते हैं जी, वो फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके। कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोन करने पे वो आदमी फ़ोन मतलब रिसीव नहीं करता है, वो कट कर देता है और वो व्हाट्सएप कॉल करता है। व्हाट्सएप कॉल पे, और ये सब चीज़ें व्हाट्सएप पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया ऐप पे चलती है, और उसके बाद में वो बच्चे को एक पर्टिकुलर लोकेशन दिया जाता है, उस लोकेशन पे वो बच्चा या फिर कोई भी, मैं बच्चे की ही नहीं बात कर रहा हूँ, इसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो वो पर्सन जब वहाँ पर जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको किडनैप किया जाता है। ओह माय गॉड। तो इसीलिए कभी भी ऑनलाइन कुछ भी दिखे, अगर आपको वहाँ पर जाना है तो पूरी जानकारी लेकर ही जाइए। और आपने स्टेटस का भी कहा कि आप खुला न्योता दे रहे हो कि आप आइए और हमें
जो है किडनैप कीजिए या डकैती कीजिए हमारे घर पे। शायद इससे हमारे व्यूअर्स के लिए एक बात क्लियर हो गई कि हर चीज स्टेटस पे नहीं डाली जाती। यू कुड यूज योर स्टेटस फॉर प्रोडक्टिव वे, वरना यही स्टेटस आपके लिए नुकसान का सबब होगा। सर बिल्कुल भी आपने जो है हमें सही बताया, और ख़ासकर हमारे जो बच्चे हैं, जो नाजरीन में हमारे बच्चे हैं, उनके लिए भी, जो टीन्स हैं उनके लिए भी, कि ठीक है आप जो है आज बड़ा सोचते हैं कि हम बड़े इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हमारी एक जो डिजिटल आईडी है सोशल मीडिया पर उसे जो है हमें इंटैक्ट रखना है, उससे जो है हमें अपडेट रखना है, और एक फोमो जो आजकल हमारे यहाँ क्रिएट हो गया है हमें जो है उसको भी बरकरार रखना है। ये तमाम चीज़ें ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपका स्मार्ट होना भी बहुत ज़रूरी है नाज़रीन। जैसे कि सर ने हमें यहाँ पर बताया कि इस तरीके से पपीज़ या किटन्स या किसी भी तरीके से आपको जो बस एक ये जाल फेंका जा रहा है और नंबर है, और आप चाहेंगे कि मैं खुद ही इसे कांटेक्ट कर लूँ बिना अपने पेरेंट्स को बताए, बिना किसी दोस्त को बताए, तो आप इस तरीके से बड़े बड़े खसारों में फंस सकते हैं। सर हमने तो आपसे जान लिया कि ये साइबर बुलिंग क्या है, स्टॉकिंग वगैरह क्या, लेकिन आजकल बड़ा नई चीज़ें हैं, जो फॉर एग्जांपल विशिंग, स्मिशिंग एंड एसएमएसिंग, ये तमाम चीज़ें क्या है, ये कैसे क्राइम में शुमार होती हैं? देखिए आजकल जो वॉइस कॉल है, वॉइस आईपीज़, वॉइस कॉल, इससे भी बहुत कुछ होता है। जैसे कि अगर आपको एक ऑटोमेटेड कॉल आता है और ऑटोमेटेड कॉल पे आपको बोला जाएगा कि आपको ये चाहिए तो 1 प्रेस कीजिए, वो चाहिए तो 2 प्रेस कीजिए, ये चाहिए तो 3 प्रेस कीजिए, तो क्या हो जाता है ना कि कॉल जो ऑटोमेटेड है उसके ऊपर आप जैसे ही प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिक एक कमांड एक्टिवेट हो सकती है। ओके। तो इसीलिए आपको उसको रिप्लाई देने के टाइम 10 बार सोचिएगा कि ये कॉल आया कैसे है और वो क्यों, आपका क्या चाहता है वो। उसके बाद में एसएमएसिंग में ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे एसएमएस, फेक एसएमएस आ जाते हैं। मतलब कोई वेबसाइट्स है या फिर कोई एक कंपनी है, उससे आपको एक फेक एसएमएस आ जाएगा कि आपके नाम का इतना इतना चीज़ें बुक हुई है, आपको देना है, तो क्या करें आप मुझे ये नंबर पे कॉल कीजिएगा। तो वो नंबर पे या फिर मोबाइल नंबर दिया जाता है, उस मोबाइल नंबर पे कॉल करने के बाद में आपको बोला जाएगा कि हाँ आपको एक टैक्स इनवॉइस है वो भरना पड़ेगा। मतलब जैसे कि अगर आपने कोई ड्रेस बुक किया था इंस्टाग्राम से या फिर वही कंपनी आपको क्या करेगी, आपको एक एसएमएस भेज देगी कि आपका पार्सल रेडी है, आप एक काम कीजिए, कंफर्म, आप एक बार एड्रेस कंफर्म कीजिए ये नंबर पर। तो वो नंबर पर एड्रेस कंफर्म करने पर क्या हो जाता है कि वो पर्सन बोलता है आपको एक टैक्स छोटा सा है वो पे करना पड़ेगा। पे करने के लिए वो आपको अगेन ही विल कन्वर्ट यू इनटू व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप पे आने के बाद में ये आपको एक स्कैन कोड भेज देगा वो टैक्स भरने के लिए। फिर वो बोलेगा कि नहीं मैडम मेरे पास वो पैसा नहीं आया हुआ है, और उसके बाद में फिर वो तमाशा चालू हो जाता है। आपको एक लिंक भेज देगा कि अभी आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन समझ में आएगा कि आपका पार्सल कहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पे सर एक बात रोक के कहना चाहूँगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि कोई शख्स आपको पैसे भेज रहा है, गलती से आपको मैंने 2000 भेज दिया जबकि 200 रुपये भेजने का था, आप जो है बाकी के 1800 वापस भेज दीजिए। तो अब यहाँ पे कोई शख्स वापस भेजता है तो उसके साथ फ्रॉड हो जाता है, उसके पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। इस पर आप रोशनी डालिए सर। देखिए अभी ये जो चीज़ है, आप बोले कि किसी ने मुझे पैसे भेज दिए, मैं आपको बोलूँगा सबको कि किसी ने अगर आपको अचानक पैसे भेज दिए तो आप वापस ही मत करो। उसको बोलो कि अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं कैश से देता हूँ, या फिर आप एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट मुझे दीजिए तो मैं बैंक से आपको एनईएफटी कराता हूँ, तो आप उसको रिटर्न कीजिए। ऐसे आप उनके बातों में आकर वो आपको कुछ का दुख भरी कहानी बताएगा या फिर और कुछ बताएगा, फैमिली प्रॉब्लम्स बताएगा या फिर गलती बताएगा, तो उसके ऊपर आप विश्वास मत रखिए, क्योंकि वो एक ट्रैप होता है जिसके अंदर आपको फंसाया जाता है। पहले टाइम बोला जाएगा कि आप पैसे भेज दीजिए, आप पैसे भेजने की कोशिश करोगे, पैसे आपसे जाएंगे नहीं, क्योंकि वो यूपीआई आईडी ही फेक होता है, इसलिए आपसे वो पैसे जाएंगे ही नहीं। उसके बाद में वो बोलेगा कि आपको मैं एक लिंक भेज देता हूँ, मेरे बैंक की लिंक है, मैं आपको आप सिर्फ क्लिक कीजिए और अमाउंट आप डालिएगा, या फिर आप अमाउंट नहीं डालिए, सिर्फ क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली मेरे पास वो अमाउंट आ जाएगी। बट आपको मालूम नहीं होगा कि वो लिंक कितने अमाउंट की है, इसलिए वो लिंक पर क्लिक ही मत कीजिएगा। राइट। और अगर आपको लगता है कि इससे भी बचना है तो मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ। हर एक बैंक का एक ऐप है, ऐप के साथ अपने पास एटीएम या फिर जो भी कार्ड्स है अपने पास, तो उसके एक ट्रांसफ़र लिमिट सेट कीजिए। जैसे कि अगर आपको यहाँ वहाँ जाना है, टैक्सी से जाना है, तो आप एक नियर अबाउट 1000 या फिर 2000 का आपने कार्ड लिमिट सेट कर दिया। तो उस ऐप के अंदर, मतलब हर एक बैंक के ऐप के अंदर एक फैसिलिटीज़ दी होती है कि आप पीओएस से कितना आप अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं, ई कॉमर्स से कितना डिडक्ट कर सकते हैं, एटीएम से कितना डिडक्ट कर सकते हैं।
तो NEFT से कितना कर सकते हैं और या फिर IMPS से कितना कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ लिमिटेशंस दिए होते हैं हर एक बैंक के ऐप में। तो आपको क्या करना है कि उस बैंक के ऐप में जाकर आपकी जितनी अमाउंट है, जैसे अगर एक्सपेंस करना चाहता हूँ कि मुझे 1000 डेली लगते हैं, तो मैं 1000 किस मीडियम से लगते हैं, तो मुझे ज़्यादातर UPI से लगते हैं, तो मैं सिर्फ UPI मोड ऑन रखूँगा, बाकी सब मोड में ऑफ रखूँगा। जिससे क्या होगा, किसी ने अगर मेरे साथ कुछ चोरी करने की कोशिश की, मेरा ATM कार्ड भी अगर गुम जाता है, तो सामने वाले को अगर पासवर्ड भी मालूम पड़ता है तो बैंक ही उसको पैसा नहीं देगी, क्योंकि ट्रांसफर लिमिट ही बंद है, क्योंकि आपने UPI की लिमिट एक्टिवेट करके रखी है, बाकी सब बंद है। ओके, दैट्स वंडरफुल, दैट्स रियली वंडरफुल एंड वेरी हेल्पफुल सर, कि हम जो है इस तरीके से स्मार्ट वे से जो है अपनी खुद की अमाउंट जो है इसको क्लासिफाइड करके रखें और ये अपने ऐप में जो है इंस्टॉल करके रखें कि हमें बस इस चीज़ के लिए सिर्फ इतनी ही रकम चाहिए, सो दैट खसारा बड़ा ना हो। लेकिन शाइस्ता, हमने देखा है कि आज के ज़माने में जो खुसूसन एक 40 या 50 की एज क्रॉस कर जाते हैं, तब यहाँ पे वो ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन का शिकार होते हैं। ओह जी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन होता क्या है और ये खुसूसन जो है बड़े लोगों के साथ क्यों होता है, यानी जो सीनियर एज है उनके साथ। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कैसा होता है, ऐसा नहीं है आजकल तो ये सबके साथ हो रहा है, मतलब कॉलेज स्टूडेंट के साथ भी होता है। अभी कैसा होता है ना कि हर एक जगह, जैसे मैंने वापस में वही बोलता हूँ कि आप क्या शो करोगे उसके ऊपर आपके रिजल्ट आएंगे जी। अगर आप मेल हो और फीमेल के कोई ग्रुप में अगर आप जाते हो, जैसे कि समझो इंस्टाग्राम के कुछ ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, तो बहुत लोग को आदत होती है रात को 9 के बाद वो कुछ नहीं करते हैं, जस्ट दे आर गोइंग टू स्क्रॉल, जस्ट वो स्क्रॉलिंग पे लगे रहते हैं। तो हो सकता है कि उनको कोई वो मॉडल है या फिर उनको कोई एक आधी साड़ी है या फिर कोई चीज़ है वो उनको अच्छा लगे और वो लाइक कर देते हैं जी। अभी वो ट्रैप होता है कि वो एक्चुअली वो चीज़ के लिए बना ही नहीं होता है, कि वो साड़ी सेल करने के लिए बना ही नहीं है वो ग्रुप इसलिए बना हुआ है ताकि लोग आए और उसको लाइक करें, और जो लोग लाइक करेंगे उनके प्रोफाइल को ही ऐसा प्रॉब्लम आता है। ओके। और बाकी लोग जो है, जैसे अभी कोई अगर समझो मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ साड़ी है, तो उसको वो ये लोग पर्सन क्या करते हैं, उसको लाइक कर देते हैं, या फिर ऐसे कुछ बहुत से ग्रुप्स होते हैं जिसको ये लोग लाइक करते हैं या फिर उस ग्रुप में इंटर करते हैं या फिर उस ग्रुप के लोगों को चैट करते हैं, तब जाके ही उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम्स होता है। जी, यानी वेब के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपके इंटरेस्ट को भी फिल्टर कर सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट ज़रा भी जो है ऐसी किसी चीज़ों की तरफ है विच इज़ योर पर्सनल थिंग, बट इट इज़ नॉट पर्सनल व्हेन यू आर कमिंग ऑन इंटरनेट एंड व्हेन यू आर कमिंग ऑनलाइन, आपका इंटरेस्ट भी जो है आपके जैसे हमने कहा डार्क वेब वगैरह जो है उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, और फिर वो इस तरीके की चीज़ें में आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं। और शाइस्ता, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में AI का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इस सेक्सटॉर्शन के रैकेट में। बिल्कुल सर। AI कैसा होता है, उसमें आजकल ऐसा होता है कि कुछ चैटबॉट्स है, कुछ डायरेक्टली रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स है जी। आपको एक वीडियो कॉल आता है, वीडियो कॉल से आपको वीडियो कॉल आप रिसीव करने के लिए उसके ऊपर जो फोटो रहेगा वो कुछ तो एक स्टनिंग फोटो रहेगा। तो आप उसको जैसे ही ओपन करते हो या फिर उससे बात करने की कोशिश करते हो तो वो आपकी फ़ोटो कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने के बाद में वो क्या करता है, उसको एक AI के टूल से उसको एडिट करके वो आपको वापस भेज देता है और आपको बोल देता है कि अगर आपने मुझे इतनी अमाउंट नहीं भरी तो मैं ये YouTube या फिर कोई भी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट पर मैं आपको क्या करूँगा, वायरल कर दूंगा। तो ये करने की वजह से क्या होता है, इसमें से लोग डरते हैं कि अरे मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, और उनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट भी आ जाती है आपकी। वो कैसे आती है, तो वही कुछ ना कुछ आपने लिंक क्लिक किया है, कोई ऐप इंस्टॉल किया, उससे उनके पास वो कॉन्टैक्ट लिस्ट जाती है और वो लोग बोलेंगे कि मैंने ये कॉन्टैक्ट पे मैं भेज दूंगा, देखो अभी भेज रहा हूँ मैं, या फिर 1 घंटे में मुझे इतना पैसा दे दो, या फिर 5 मिनट में मुझे इतने पैसे दे दो। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, उसको रिपोर्ट कीजिए। अगर वो व्हाट्सएप कॉल है तो उसको व्हाट्सएप पे रिपोर्ट कीजिए, व्हाट्सएप को उस ऑप्शन को रिपोर्ट कर दीजिए। दूसरी बात, आप नज़दीक के पुलिस स्टेशन पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1930 इसके ऊपर आप फ़ोन कर सकते हो और बता सकते हो, या फिर cybercrime.go.in ये वेबसाइट है जिसके लिए बना हुआ है कि आप उसके ऊपर आपकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद में अगर वो आदमी तो भी नहीं रुकता है, अगर ऐसा होता है ना कि लोग फोन पे फोन करते ही जाते हैं जी, या तो अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारी फैमिली तक अप्रोच हो सकती है, उनको या भी फोन डालते हैं जी। तो सबसे इसमें क्या करना है आपको, आपके जो व्हाट्सएप कॉल की परमिशन है ना वो बंद करनी है।
ओके। तो ऑटोमेटिकली वो कॉल बंद हो जाएगी। और यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि डेबिट कार्ड फ्रॉड जो हम अक्सर देखते हैं तो वो होता क्या है? जब हम ज़माने में सुनते हैं कि किसी के साथ डेबिट कार्ड फ्रॉड हुआ है, इसके पैसे कटे हैं डेबिट कार्ड से, तो ये होता कैसे है और क्या है? जी सर, ये? क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन है आज हमारे जीमेल अकाउंट से लेके तो हमारा बैंक अकाउंट, तो हमारे बैंक अकाउंट से हमारा आधार जो है सब एक साथ लिंक है, कैसे बच सकते हैं? देखिए अभी मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूँ। जी। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, अगर मैं कोई भी डिवाइस है, जैसे एटीएम कार्ड है, कैलकुलेटर है, नेटवर्क है, कैमरा है, कैलकुलेटर है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। इससे रिलेटेड होने वाला क्राइम इज साइबर क्राइम। अभी क्या होता है, डेबिट कार्ड तो हम लोग ले लेते हैं, बट हमें मालूम होता है क्या कि मेरी लिमिट क्या है, तो मुझे मालूम नहीं होती है। तो एक बार आप जान लो कि आपके हाथ में जो कार्ड है, फिर वो डेबिट हो, क्रेडिट हो, कोई भी कार्ड हो, उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है और मिनिमम लिमिट कितनी है। और मैंने जैसे आपको एक टेक्निक बताई कि आपको क्या करना है, आपके बैंक के वेबसाइट में जाकर या फिर ऐप में जाकर आपको उसके लिमिटेशन सेट करने हैं कि कितने पैसे जाने चाहिए दिन के और कितने नहीं जाने चाहिए। उसके बाद में ये जो तरीका है सेव करने का, तो ये आपके हाथ में आप कर सकते हो। फिजिकली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग कोई एटीएम कार्ड में जाते, एटीएम के जो बूथ होता है उसके अंदर जाते हैं, एटीएम कार्ड डालते हैं, पैसे नहीं आते हैं, तो वहाँ पर कोई आदमी होता है जो हमें बोलता है मैं आपको मदद करता हूँ जी, और इंस्टेंटली आपको थोड़ा सा इधर उधर करके वो कार्ड आपको डुप्लीकेट थमा देता है। सेम कंपनी, सेम बैंक का एक डुप्लीकेट कार्ड आपको थमा देता है। ओके। और वो जो ओरिजिनल कार्ड होता है वो ले लेता है और वो आपका जो पासवर्ड है आपको ही पूछ कर वहाँ पर एक ऑलरेडी उसने पूछा होता है। जैसे ही आप बाहर जाते हो तो वो एटीएम में पैसे, ये कार्ड डालकर वो अमाउंट विड्रॉ कर लेता है। माय गॉड, यानी ऐसे भी फ्रॉड होते हैं। एब्सोल्युटली। और शायद यहाँ पे मैं सर से पूछना चाहूँगा कि ये एटीएम कीपैड ओवरले क्या होता है? अगर डेबिट कार्ड फ्रॉड हो रहा है तो ये हमने अक्सर सुना है, न्यूज़ में भी हमें मिलता है कि एटीएम कीपैड ओवरले हुआ है इस केस में, तो ये होता क्या है? एटीएम कीपैड ओवरले मतलब क्या होता है कि एक्चुअली की स्ट्रोक काउंट किए जाते हैं। मतलब जैसे अगर आपका ओरिजिनल कीपैड है ना, उसके ऊपर एक डुप्लीकेट कीपैड लगाया जाएगा और उससे वो आप जो भी पासवर्ड देते हो तो वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो आपके कार्ड की क्लोनिंग उस पर्टिकुलर एटीएम के जो स्लॉट है वहाँ से हो सकती है। और आपका जो पासवर्ड देने का तरीका है वो आजू बाजू में कहीं ना कहीं छोटा कैमरा हो सकता है जी, या फिर आपकी जो कीपैड है वही डुप्लीकेट हो सकती है। उसके ऊपर असली कीपैड के ऊपर ये नकली कीपैड लगाया जाता है। तो इसलिए आप कभी भी एटीएम में जाओगे तो आप थोड़ा सतर्क रहिए कि मैं एटीएम कार्ड, मेरे रूम में तो कोई नहीं है ना, मेरे जो एटीएम कार्ड है उस एटीएम कार्ड को गार्ड है क्या। जी, पहली बात, जिस एटीएम को गार्ड नहीं है वहाँ पर आपको जाना ही नहीं है। एटीएम कार्ड के अंदर अगर गार्ड है तो कैमरा है, कैमरा नहीं है तो आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि ये सब बैंक आपको प्रोवाइड करती है और जहाँ पर नहीं है तो आप मत जाइए वहाँ पर। ओके। और तो ये सिक्योरिटी चीजें हैं, अगर ये तमाम और अगर आप जो भी security नहीं है- पासवर्ड देते हैं तो आपको थोड़ा सा हाथ ऊपर रखकर वो पिन का पासवर्ड देना है। ओके। क्योंकि क्या हो जाता है कि कुछ कैमरास होते हैं वो रीड कर लेते हैं, आजू बाजू में अगर छोटा भी कहीं कैमरा हो तो, या फिर वहाँ पर जो बॉक्सेस होते हैं, जो एनवेलप रखे होते हैं, तो उसमें भी कैमरा हो सकता है जो रिकॉर्ड करे। इसीलिए आपको जब भी टाइप करना है तो ऐसा हाथ, थोड़ा सा हाथ ऐसा करके आपको टाइप करना। लेकिन सर हम ये कैसे पता चले कि ये नकली कीपैड है या असली कीपैड है? वो थोड़ा सा आपको खुद का लॉजिक लगा के देखना चाहिए कि वो कीपैड जो है वो कैसे सेट किया हुआ है। अगर आपको नॉर्मली अगर ऐसा ऊपर से चिपकाया रहेगा तो आपको वो समझ में आता है, अगर नहीं है तो ज़्यादातर एटीएम मशीन में एक अबेंडेंट कीपैड होता है, ओके, उसमें ही रहता है, और ऊपर लगाया हुआ कीपैड रहेगा तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। वो समझ में आ जाता है, वो दिखता है। ओके वो ओके, समझ ये में आ कुछ जाता है। एक्स्ट्रा है, ये किसी ने जो है वो एक्स्ट्रा किया हुआ है, नहीं तो हमारा जो कीपैड है वो नॉर्मल मशीन के साथ ही आता है। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर बातें चल रही हैं और हमने जो है इतने कम वक्त में इतनी ज़्यादा मालूमात हासिल कर ली कि किस तरह से हमें इन क्राइम से ख़ुद को सिक्योर रखना चाहिए। सर ये इम्पर्सोनेशन और डेटा थेफ्ट क्या होता है? इम्पर्सोनेशन एंड डेटा थेफ्ट ये अलग अलग टॉपिक्स है एक्चुअली। अच्छा, अभी ये जो डेटा थेफ्ट है इसमें ऐसा हो जाता है कि डेटा थेफ्ट कहीं से भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ही बताओ। डेटा थेफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपके डिवाइसेस या फिर आप जिसको कंप्यूटर बोलते हो, जैसे मैंने पहले बोला कि कंप्यूटर मतलब क्या है, तो कंप्यूटर मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जो मैग्नेटिक इम्पल्सेस पे काम करती है, जो स्टोरेज कर सकती है, इनपुट दे सकती है, आउटपुट दे सकती है, ओके। उसको हम कंप्यूटर बोलते हैं जी। तो क्या हो जाता है कि डेटा थेफ्ट कहाँ से हो सकता है,
آپ ایون موبائل ہے تو موبائل میں آپ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر کہیں پر ٹریول کرتے ہیں, پلین سے ٹریول کرتے ہیں, ٹرین سے ٹریول کرتے ہیں, تو کہیں پر بھی ایک آدھا ایک چارجر ہوتا ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ چارجر ہے یہاں پر لگایا ہوا ہے, کسی کا تو ہے, اور ہم لوگ اگر ہمارا موبائل کا جو بیٹری ہے وہ بیٹری اگر سمجھو کچھ 90% بھی رہے گا تو بھی ہم اس کو چارجنگ کے لیے لگاتے ہیں. جی بالکل. بٹ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس چارجر کے اندر ایک ریکارڈنگ کی جاتی ہے کہ آپ کے موبائل کی پوری ایک کاپی بنائی جاتی ہے, تو اسی لیے ویسے چارجرز یوز مت کیجیے. دوسری بات میں آپ کو ایک تھوڑا سا وچار کیجیے کہ آپ نے جو موبائل خریدا اس کا چارجر جب بھی آپ نے لیا تو اس کا جو اوریجنل چارجر ہے وہ مہنگا کیوں ہے اور یہ ڈپلیکیٹ چارجر سستا کیوں ہے. جی اوکے اوکے ٹھیک ہے. یہاں پہ شائستہ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ سر سے, ہم اکثر پبلک پلیس پہ جو ہے وائی فائی یوز کرتے ہیں, جو پبلک وائی فائی ہوتا ہے, کامن وائی فائی, تو اس میں بھی ڈیٹا تھیفٹ ہوتا ہے ہم جو کامن وائی فائی اگر یوز کرے تو؟ جی 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 بہت جگہ سے ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ وہ کبھی کبھی ٹریپ ہوتا ہے کہ ڈپلیکیٹ وائی فائی لگایا جاتا ہے, ڈپلیکیٹ ایکسیس پوائنٹ ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے فری ہے, کبھی کبھی تو وہاں پر پاسورڈ بھی نہیں ہوتا ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو بھی لکھ لیں یا پھر ہم لوگ جو بھی ٹائپ کریں وہ ہمارے لیے ہے, بٹ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس کا ری ڈائریکشن ایک پرٹیکولر کمپیوٹر پہ یا پھر پرٹیکولر سافٹ ویئر پہ ہو سکتا ہے. یعنی ہم اس وائی فائی سے اگر بینک ٹرانزیکشنز کرے تو ہمارا پاسورڈ ہر چیز جو ہے جس وائی فائی پہ ریکنیکٹ ہو رہا ہے جس کمپیوٹر پہ وہاں پہ پتہ لگے. جی جی جی, یعنی مفت کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو لگ رہی ہے کہ آپ کے بھلے کی ہے, لیکن وہ لانگ ٹرم میں آپ کے بالکل بھی بھلے کی نہیں ہے. انگلش میں ایک کوڈ ہے کہ if you are using the product then you are the product. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. تو سر اس طریقے سے جو ہے ڈیٹا تھیفٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, آپ نے بتایا کہ جو نقلی چارجر وغیرہ ہوتے ہیں یا سستے چارجر وغیرہ ہوتے ہیں اس سے بھی ڈیٹا جو ہے وہ تھیفٹ کیا جا سکتا ہے. جا سکتا ہے. میں آپ کو تو ڈیمو بھی بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر کیسے چوری ہوتی ہے, اور ایک نارمل میں پین ڈرائیو سے بتا سکتا ہوں آپ کو. اوکے سر, وی ووڈ لو ٹو سی دیٹ, اور ہم انشاءاللہ اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ہمارا ڈیٹا جو ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ہی کانفیڈینشیل ہے, سر کہہ رہے ہیں کہ اسے جو ہے تھیفٹ یعنی چوری کیا جا سکتا ہے. لیٹس سی. ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو ڈیمو بھی دکھا سکتا ہوں کہ اس میں آپ کوئی بھی چیز ہے, جیسے ابھی ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے یا پھر ہمارے پاس کوئی بھی گیجٹ ہوتا ہے نا, تو وہ گیجٹ ہم لوگ کہیں پر بھی کیا کرتے ہیں, چارجنگ کے لیے لگاتے ہیں یا پھر کسی کے لیپ ٹاپ یا پھر کمپیوٹر کو ہم لوگ ایزیلی اٹیچ کرتے ہیں. جی. بٹ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اگر آپ اس کو اٹیچ کرتے ہیں ایون فار 5 seconds آلسو تو بھی آپ کا ڈیٹا کاپی ہو سکتا ہے, آپ کا ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے. میں اس کا آپ کو ڈیمو بتاتا ہوں. یہ میرا لیپ ٹاپ ہے اور یہ میرا ایک لیپ ٹاپ کا ڈیسک ٹاپ ہے. اس کے اندر میں نے یہ اور لیٹسٹ لیپ ٹاپ ہے جس کے اندر ایک ونڈوز 11 کا سیٹ اپ ہے. دیکھیے ابھی آپ کو نہ کیا کرنا ہے کہ آپ کو صرف لیپ ٹاپ پہ میرا آپ کا جو پین ڈرائیو رہے گا وہ پین ڈرائیو آپ کو صرف اٹیچ کرنا ہے یہاں پر میرے پورٹ پہ. جی سر. ٹھیک ہے, تو جیسے ہم لوگ نارملی کرتے ہیں کہ ایک لیپ ٹاپ ہوتا ہے یا پھر ایک کمپیوٹر ہوتا ہے. دیکھیے ابھی یہاں پر نا کچھ آپ کا جو ڈیٹا ہے اس میں امیجز ہے, وہ سبھی امیجز یہاں پر آ گئی. ابھی میں کیا کرتا ہوں, جسٹ اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور آپ کا پین ڈرائیو ڈیٹیکٹ ہو گیا. یہ میں نے پین ڈرائیو نکال کے آپ کو دے دیا. اٹ واز ہارڈلی فیو سیکنڈز. یس. تو ابھی آپ دیکھیے کہ میرے پاس ایک فولڈر جہاں پر میں نے یہ ڈیٹا اسٹور کر کے رکھا ہے. دیکھیے ابھی یہاں پر میرے پاس ایک میرا سی ڈرائیو ہے اور میرے سی ڈرائیو میں نے ایک فولڈر بنا کے رکھا ہوا ہے, اس کا نام دیا ہوا ہے ڈیٹا تھیفٹ کر کے. تو اس کے اوپر جیسے کلک کرتے ہیں تو دیکھیے آپ کے پورے امیجز آ گئے, پورے ڈیٹا. اور یہ اگر آپ سوچو گے کہ یہ اگر ڈیٹا کاپی کرنا تھا آپ کو اگر لیگل وے سے, تو آپ کیا کرتے تھے, تو آپ اس کو کاپی کرتے تھے, پیسٹ کرتے تھے, ایک پروگریس بار آتا تھا اور اس پروگریس بار کو پورا کمپلیٹ ہونے دیتے تھے, پھر آپ اس کو پین ڈرائیو کو نکالتے تھے. تو یہ کتنا ٹائم لگا. میں نے تو آپ کو صرف یہ پین ڈرائیو پہ لکھا ہوا ہے, بٹ اگر آپ کو اچھا ہو تو آپ موبائل لگا سکتے ہیں. Oh my God, this is unbelievable. Like it was for hardly any seconds. Yes, only 5 seconds. جی, اور اس کے اندر جو ہمارا ڈیٹا جو ہماری پین ڈرائیو میں تھا وہ آپ کے لیپ ٹاپ میں آ گیا اور آپ جو ہے ہمیں بنا بتائے اس ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں. اور شائستہ ہم تو اکثر جو ہے موبائل چارجنگ باہر کرتے رہتے ہیں, تو ہمیں تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشنز اور یہ ہم جو آج کل کافی گیجٹ فرینڈلی تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں, کیفیز وغیرہ میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے. تو سر ایسے چانسز ہوتے ہیں؟ یس, بہت سے چانسز ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اگر یہ ڈیٹا تھیفٹ ہے اور اتنا اہم ہے تو پھر گورنمنٹ الاؤ کیوں کرتی ہے فری چارجنگ اور ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹاپ پہ؟ دیکھیے الاؤ کرنا نہیں کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے. جی. بٹ ایسا ہو جاتا ہے کہ
آپ کو میں نے فری دیا ہے, آپ کو لینا ہے نہیں لینا یہ آپ کے اوپر. جی جی یہ چیز ہوگا. ابھی میں آپ کو کمپیوٹر سے جیسے میں نے دکھایا ویسے آپ کو میں موبائل سے دکھاتا ہوں کہ میرے موبائل میں ایسا میں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اور یہ موبائل کو اس کو اٹیچ کیا ہوا ہے. جیسے کہ بھی کوئی بھی پرسن اس کے اوپر کچھ بھی ٹائپ کرتا ہے تو یہ مجھے آٹومیٹک معلوم پڑ جاتا ہے کہ آپ نے کیا ٹائپ کیا. ابھی دونوں موبائل آپ کے کیمرے کے سامنے ہیں. اگر جو موبائل میرے پاس ہے وہ میرے پاس ہے, اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, یہ بلینک ہے پورا. اور آپ کے پاس جو موبائل ہے وہ بھی آپ دکھائیے, ٹوٹل وہ بلینک موبائل ہے. جی جی اوکے ٹھیک ہے. ابھی آپ کچھ بھی ٹائپ کیجئے وہاں پر, ایسا کچھ ٹائپ کیجئے جو مجھے معلوم نہیں ہے. اوکے ابھی آپ کچھ بھی ٹائپ کیجئے تو یہ میرے موبائل کو آٹومیٹک معلوم پڑے گا آپ کیا ٹائپ کر رہے ہو. او مائی گاڈ. اوکے اوکے اور ٹائپ کیجئے کچھ بھی. ٹھیک ہے. جی 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 اینڈ آئی کین سی اٹ ویری کلیئرلی اینڈ اٹ از لائک کچھ مرر وغیرہ ہے, یہ کلوننگ ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ مرر نہیں ہے, یہ ایک آپ کی موبائل کی شارٹ کمنگز ہوتی ہے. یا پھر آپ کو آپ کے موبائل میں ایک سافٹ ویئر یا پھر ایک کی ڈپلوائے کی ہوئی ہے جو دونوں کو آٹومیٹکلی ایٹ اے ٹائم سیم سگنل چاہتا ہے. مائی گاڈ. اوکے تو اگر آپ یہ چیٹ اگر ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو میں کچھ, یہ ایکچولی جو مطلب سسٹم ہے اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم دونوں ایک ساتھ کام کر سکیں. اوکے بٹ اس کا یوز لوگ مس یوز کرتے ہیں. یہ اکثر کمپیوٹر کے لیے دیکھا جاتا ہے یہ سسٹم. جی یس جی بٹ لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں. تو ایسا اگر ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ ڈیٹا تھیفٹ اور یہ چیز, یہ دونوں کا ایک ہی سولوشن ہوتا ہے کہ آپ کا موبائل پروٹیکٹ رکھو, آپ کا کمپیوٹر جو ہے یہ پروٹیکٹ رکھیے گا. جی پروٹیکٹ رکھنا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل کے اندر آپ کو لگتا رہے گا کہ میں نے یہ موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ سیف ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ موبائل اگر ان کے ہاتھ میں آپ دیتے ہو تو آپ 10 بار سوچیے گا کہ آپ کیوں دیتے ہو, اس کا یوز یہ کیا کریں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو میرے پچھلے ڈیمو میں بتایا, اگر یہ موبائل آپ ان کو دیتے ہو اور 5 سیکنڈ کے لیے اگر میرے پاس اگر ایک ڈیٹا کارڈ یہاں پر لگایا ہوا ہے اور آپ نے جسٹ چارجنگ کے لیے یہ لگایا فون, تو کیا ہو سکتا ہے. جی 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 یعنی ہمیں جو ہے بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے ناظرین, کہ اس طریقے سے ہماری پین ڈرائیو سے بھی ہمارا ڈیٹا جو ہے کسی موبائل میں یا کسی بھی ہم لیپ ٹاپ وغیرہ میں بھی جو ہے بڑی آسانی سے لوگ جو ہیں اس سے چرا سکتے ہیں. موبائل بھی جیسے سر نے بتایا کہ یہ ایپ جو تھا وہ کمپنیز کے لیے یا لوگوں کی بھلائی کے لیے بنایا گیا تھا, لیکن اس کا مس یوز آپ نے جیسے ابھی دیکھا ہمارے لائیو ڈیمو میں دیکھا کہ وہ جو بھی ٹائپ کر رہے ہیں اپنے موبائل میں ان کو تمام چیزیں جو ہیں, تمام میسج جو ہیں وہ آپ کے دوسرے موبائل میں جو ہے آسانی سے لیا جا سکتا ہے. تو بی الرٹ. اور جیسے سر نے بتایا کہ اسے جو ہے بچانے کے لیے ہمیں ایپ وغیرہ ہیں جس سے ہمیں اسے کنسیل کرنا ہے, لاک کرنا ہے. اور شائستہ آخر میں یہ بات تو ہو گئی کہ یہ سب فراڈ کرنے کے طریقے ہیں, جی لیکن ایک شخص جو اس سے کمپلیٹلی ان اویئر ہے جی تو کس طرح سے وہ یہ سب فراڈز جو سائبر کرائمز اس سے بچے. اور اگر ان کیس اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے سائبر کرائم تو کہاں وہ شکایت درج کر سکتا ہے. دیکھیے آپ کو بچنے کے لیے میں 5 سے 6 ٹیکنیک بتاتا ہوں, وہ اگر آپ کرو گے تو آپ کے بہت سے فراڈز نہیں ہوں گے. سب سے پہلے آپ کا موبائل اگر آپ کے ہاتھ میں, پھر وہ اینڈرائڈ ہو یا نہ ہو, انٹرنیٹ ہو یا نہ ہو, آپ کو کوئی بھی او ٹی پی آتا ہے تو آپ کو کسی کو بتانا نہیں چاہیے. او ٹی پی مینس واٹ, 1 ٹائم پاسورڈ. اگر وہ 1 ٹائم پاسورڈ اگر کسی نے آپ نے کسی کو بتایا تو اس کے رزلٹ وہ آپ کو ہی آئیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو او ٹی پی کسی کو نہیں بتانا ہے. دوسری بات, آپ کو پاسورڈ, پن, یہ سب جو چیزیں ہوتی ہے وہ ایزی نہیں رکھنے ہیں. جیسے کہ میرا برتھ ڈیٹ ہے یا پھر میرے مسز کا برتھ ڈیٹ ہے یا پھر میرے گاڑی کا نمبر ہے یا پھر میرا ٹیلی فون نمبر ہے, تو ایسے پاسورڈ نہیں رکھنے ہیں. پاسورڈ کم سے کم آپ کو 16 کیریکٹرز کے آپ کے پاسورڈ ہونی چاہیے. اگر آگے آتے ہیں جیسے کہ یہ سب ڈیٹا تھیفٹ کے اگر فراڈ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اسٹرانگ سسٹم چاہیے. اسٹرانگ سسٹم مطلب کیا ہے کہ آپ کے جو بھی موبائل ہے یا پھر کمپیوٹر میں پراپر اینٹی وائرس, فائر وال, یہ سب آپ کے انسٹال ہونے چاہیے, وہ بھی لائسنسڈ. اگر نہیں رہے گا لائسنس تو ہو سکتا ہے کہ وہ اینٹی وائرس ہی یہ کام کرے. جی تو اسی لیے آپ کو پراپر پرچیز کر کے وہ جو بھی سافٹ ویئرس آپ یوز کرو, کیونکہ نارملی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ
یہ لیپ ٹاپ ہے یا پھر یہ موبائل ہے یہ کتنے کا ہے, تو ایک پرٹیکولر سستا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہم خریدتے ہیں, بٹ اس کے پیچھے کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اگر یہ لیپ ٹاپ اگر سمجھو میں 10,000 میں بیچتا ہوں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, اس کے اندر سب فیسلٹی تو وہی ہے, بٹ یہ سستا دینے کی کارن کیا ہے, جی یہ سستے دینے کی کارن آگے آپ کو مہنگے پڑ سکتے ہیں. شائستہ اگر ہمیں کریکٹ ایپس ملتے ہیں مارکیٹ میں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کریکٹ ایپس فری میں کیوں مل رہے ہیں. یس, جی کریکٹ ایپس کے دو یا تین پہلو ہوتے ہیں. کریکٹ ایپ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کے مشین کے اندر میں آ سکوں. اوکے, مطلب اگر میں نے کوئی کریک بنایا, میں کوئی پروگرامنگ بناتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میرے ٹارگیٹڈ کسٹمر کون ہے, تو ابھی ٹارگیٹڈ کسٹمر کیسے ڈھونڈتے ہیں لوگ, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا ہو جاتا ہے نا کہ سوشل میڈیا پہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بھی یوز اس میں ہوتا ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی انٹرسٹ شو کرتے ہو, جیسے کہ سمجھو آپ کنسیڈر کرو کہ آپ نے لکھا کہ آئی ایم سنگل اور آئی ایم ناؤ میرڈ, ایسا اگر آپ نے لکھ دیا تو آپ کو اس طریقے سے میسیجز آنے چالو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پھر میں اس کو تھوڑا سا ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر سوچوں, اگر میرے پاس کوئی آتا ہے اور مجھے بولتا ہے کہ مجھے بزنس کرنا ہے, سمجھو مجھے میرے پاس جو آتا ہے اور ان کا سمجھو ٹفن سروس کا اگر بزنس ہے, تو اگر انہوں نے مجھے بولا کہ مجھے کلائنٹ چاہیے ٹفن سروس میرے لینے کے لیے, تو پھر مجھے آپ کیسے ہیلپ کرو گے؟ تو میں ان کو ایسے ہیلپ کروں گا کہ دیکھیے یہ سب سوشل میڈیا پہ نا انٹرسٹ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. الگورتھم جو ہے اس میں بڑا پلے کرتا ہے. نہیں, الگورتھم یہ الگ بات ہے اور انٹرسٹ الگ بات ہوتی ہے. جیسے کہ اگر میں نے بولا کہ ٹفن سروس کو اگر ہمیں لوگ ڈھونڈنے ہیں تو کیسے ڈھونڈیں گے, تو لوگ ایزیلی خود لکھ دیتے ہیں کہ میرڈ ناؤ, یا پھر ایسا لکھ دیتے ہیں آئی ایم سنگل ناؤ, ڈیورسڈ. تو کیا ہے نا کہ جو ڈیورس ہو گیا اس کو آج ٹفن کی ضرورت ہے, تو وہ آٹومیٹکلی وہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے, مطلب وہ سوشل میڈیا سائٹ ہے اس کے اوپر وہ ڈیٹا ایزیلی آکوپائی ہو جاتا ہے اور وہ پرسن کو وہ ایڈ دکھنے لگتی ہے. ویسے ہی ہمارا انٹرسٹ جب ہم اس جگہ دیتے ہیں, جیسے کہ اگر آپ بہت ہی آدھیاتمک ہو تو بہت سے پوسٹ آپ لائک کرتے ہو, یا پھر آپ کوئی بھی انٹرسٹ اس پہ زیادہ شو کرتے ہو, اسی طریقے سے آپ کو پھنسایا جائے گا. تو اس لیے آپ کے انٹرسٹ آپ کو سوشل میڈیا یا پھر کسی بھی موڈ پر دکھانی نہیں ہے کسی کو. آپ کے موبائل اسٹیٹس, واٹس ایپ اسٹیٹس یا پھر جو بھی اسٹیٹس آپ رکھتے ہو, تو یہ کیوں رکھتے ہو, یہ کس کے لیے رکھتے ہو, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا اگر بینک سے ریلیٹڈ کچھ بھی ہے یا پھر فائنینشیل ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں, تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کی ٹرانزیکشن لمٹ سیٹ کرنی ہے. ٹرانزیکشن لمٹ اگر آپ سیٹ کرتے ہو, اے ٹی ایم کی لمٹ سیٹ ہے, آپ کی ای کامرس کی لمٹ سیٹ ہے, یہ اگر سیٹ ہے تو آپ کا فراڈ ہوگا ہی نہیں. تو کیا ہے نا کہ ہم تھوڑی سی اگر ساودھانی برتے تو ہم یہ سب چیزیں پراپر یوز کر سکتے ہیں. شائستہ یہاں پہ سر بتا رہے تھے کہ ڈیٹا کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ ڈیٹا پروٹیکشن میں ایک اور ایک اہم پہلو آتا ہے جس کے بارے میں ہم نے اکثر سنا ہے پر شاید لوگ جانتے نہیں ہوگے, کہ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن. تو ہم جاننا چاہتے ہیں یہ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن ہوتا کیا ہے. 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن دیکھیے ابھی ہر ایک ویب سائٹ کے اوپر, ہر ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے یا پھر ہر ایک ڈیوائسز ہے, اس کو 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کیا جاتا ہے. ابھی اس کا لوگ یوز کرتے بھی ہیں یا نہیں بھی کرتے ہیں, بٹ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن اگر کرتا ہوں تو میرا فائدہ کیا ہے. 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر میرا پاسورڈ ہے اور میرا پاسورڈ اگر کسی نے سن لیا یا پھر کسی نے دیکھ لیا, تو وہ ایزیلی میرے ای میل آئی ڈی یا پھر میرا کوئی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر وہ لاگ ان کرے گا اور وہ پاسورڈ انسرٹ کر کے وہ میرا لاگ ان لے سکتا ہے. بٹ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن اگر ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ سائٹ کیا کرے گی, آپ کو انٹیمیٹ کرے گی کہ آپ کا کوئی اکاؤنٹ اوپن کر رہا ہے تو آپ ہی ہو کیا. اگر آپ نے یس کیا تو آپ آٹومیٹک لاگ ان ہو جاؤ گے, نو کیا تو نہیں ہوگے. اگر آپ کو اگر کوڈ دیا جائے گا, مطلب ایک وہ پرٹیکولر اسی ویب سائٹ کے اوپر سے آپ کے موبائل پہ کیا آ جاتا ہے, ایک SMS آتا ہے یا پھر ایک کوڈ آ جاتا ہے, وہ کوڈ ڈالنے پر ہی آپ لاگ ان کرو گے. مطلب اس سے کیا ہو جاتا ہے, 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن سے آپ کا جو بھی لاگ انز ہے وہ سیف ہو جاتے ہیں. ایبسلیوٹلی, یہ 2 ڈور لاکس جو ہم دیکھا کرتے ہیں اپنے گھروں کے باہر, تو اس سے جو ہے ہم اپنی سیفٹی زیادہ بڑھا رہے ہوتے ہیں. سائبر ورلڈ میں بھی یہی اپلائی ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی, اور خاص کر کے ہمارے جو سینئر سٹیزنز ہیں, خاص کر کے ہمارے جو ریٹائرڈ ناظرین ہیں, ان کے لیے بہت ہی اچھی سر نے بات بتائی ہے کہ وہ اگر اپنا انٹرنیٹ پہ وقت صرف کر رہے ہیں تو دیکھیے آپ کا انٹرسٹ کہاں ہے. سیکنڈلی, سر نے بتایا کہ آپ کے جو بھی جمع پونجی ہے, آپ کی FDs ہیں, اور آپ کی جہاں جہاں آپ نے منی جو ہے وہ انویسٹ کر رکھا ہے, تو اس پہ بھی چیک رکھیے. اس طریقے سے آپ تھوڑی سی بجٹنگ کریں گے تو پھر جو ہے آپ بڑے نقصانات سے بچ سکتے ہیں. 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن جو ہے یہ بھی ہمیں ڈبل سیکیور کرنے کے لیے ہے, اور سر نے بتایا
بہت ساری ایسے سٹیپس ہیں جہاں پر آپ اپنے آپ کو ان تمام نئے ایڈوانس خساروں سے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا یہاں پر آنے کے لیے, ہمارے ناظرین کو ویجیلنٹ بنانے کے لیے, اسمارٹ بنانے کے لیے. تھینک یو سو مچ. شائستہ, اس ایپیسوڈ کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ اب میری سائبر سیکیورٹی میں کوئی بریچ کر سکتا ہے, اور ان کیس کوئی کرنا بھی چاہا تو سر نے جو سٹیپس بتائے ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے اور آئیڈینٹی تھیفٹ کے لیے اور اسے کیسے بچایا جائے, یہ ہمارے لیے کافی اہم ہے اور ہمارے لیے فخر کا سبب ہے کہ اتنے قابل ہستی جو ہے آج ہمارے شو پر آئی ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو. اور ناظرین, جیسے کہ ہم نے بتایا ہمارا آج کا پروگرام جو تھا وہ اسی طرح سائبر کرائم اور اس کی سیکیورٹی پر مبنی تھا. آئی ایم شیور آپ تمام کو ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ تمام ہمارے اس پروگرام سے ضرور ہی اپنے لیے جو ہے اچھے سبق آپ نے لیے ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ اپنی معلومات میں چند چھوٹی چیزیں ہیں, انہیں ضرور دھیان میں رکھیں. پہلا, کسی بھی لنک کو جو ہے آپ کو کلک نہیں کرنا ہے جب تک کہ آپ نے اس میں ایس نہیں دیکھا. دوسرا, اگر آپ کسی ایسے کرائم میں پھنس جاتے ہیں تو جیسے سر نے بتایا آپ پولیس اسٹیشن میں بھی جا سکتے ہیں, ساتھ ہی آن لائن سائبر پولیس اسٹیشنز جو ہیں وہ موجود ہیں, آپ وہاں پر بھی جو ہے اپنی شکایتوں کو رجسٹر کر سکتے ہیں. بی سیف, بی الرٹ اینڈ بی اسمارٹ. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.